नमस्कार, माय बॉडी माय केयर पे मैं प्रियांशु लाजस आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ नेचुरोपैथ एक्सपर्ट डॉक्टर गुरु गोस्वामी। आइए करते हैं उनसे खास बातचीत। वेलकम टू अवर चैनल सर। थैंक यू मैम। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, आखिर नेचुरोपैथी है क्या? प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम प्रकृति के पंच महातत्वों का उपयोग करते हैं, जिसको धूप, मिट्टी, हवा, जल, आकाश कहा जाता है। हमारे वैदिक काल से रामायण में भी वर्णन है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। तो हमारा जो यह शरीर है इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इसी के द्वारा हम इसका इलाज करें तो शरीर में कोई नुकसान नहीं होता और जो बीमारी का प्रादुर्भाव इनके विरुद्ध जाने पर होता है, हम इन्हीं तत्वों के द्वारा उसका इलाज करके उसे दूर करते हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जैसे मिट्टी का इलाज है, मिट्टी तत्व हम वो कहते हैं कि जब शरीर में कोई शरीर संबंधी, चमड़ी संबंधी बीमारी होती है तो हम उसमें मिट्टी का लेप करते हैं। तो उससे जैसे आपको एक्जिमा है, सोरियासिस है, ऐसी बहुत सी चमड़ी संबंधी बीमारियां होती हैं तो उसमें मिट्टी का लेप बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पेट संबंधी बीमारियों में जैसे आजकल बहुत कॉमन है, लोगों का पेट फूलता है और कब्जियत होती है, गैस होता है, तो उसमें पेट में गर्मी बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम मिट्टी का लेप करते हैं, मिट्टी की ठंडी पट्टियाँ लगाते हैं, तो उससे उसमें बहुत फ़ायदा होता है और लोगों की ये जो पेट संबंधी बीमारियां हैं वह पूरी तरह से ठीक होती हैं। इसी तरह से पानी का उपयोग है, हम जल बोलते हैं, तो जल चिकित्सा है। लोगों को आज ये नहीं पता है कि जल का उपयोग सिर्फ पीने के पानी के रूप में हम करते हैं या नहाने के रूप में करते हैं, लेकिन आज दिक्कत इस बात की है कि लोग पानी को सही तरीके से पीना भी नहीं जानते। नहाना है तो कैसे नहाएं ये भी वो नहीं जानते। तो कैसे पीना है पानी को? पानी हमें खड़े होके नहीं पीना चाहिए। पानी खड़े होकर अगर आप पीते हैं तो जो हमारे छोटी आंत के पास एक जो वाल होता है जेजुनम, जैसे पंप में नॉन रिटर्निंग वाल लगाया जाता है कि जैसे टंकी में हम जब पानी भेजते हैं तो पानी वापस ना हो, उसके लिए एक नॉन रिटर्निंग वाल लगाते हैं। वैसे ही जब हम पानी खड़े होकर पीते हैं तो उस वाल को झटका लगता है, उससे रिफ्लक्स होता है। और आजकल लोगों में बहुत ही बातें प्रचलित हैं कि साहब मुझे जो है गैस बनता है, एसिड होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पानी को भी बैठ कर पिएँ। वैसे ही नहाने की बात है, जो लोग शावर खोलते हैं, सीधे सिर गर्म है एकदम से ठंडा पानी सिर में डाल लेते हैं, तो उसका वैज्ञानिक उपयोग है कि हम उसको पानी को जैसे सिर से शुरू करें, नाभि से शुरू करें, उसके बाद हम पूरे बदन में, रीढ़ की पीठ में डालें। इस तरह से जल का उपयोग है। चिकित्सा के रूप में हम जो यहाँ पर करते हैं कि जैसे कोई आया पेट में दर्द है तो हमारे पास हम कटी स्नान के रूप में हम टब बाथ्स कराते हैं, उसमें ठंडा पानी, गर्म पानी भरते हैं और बीमारी के हिसाब से कितनी देर का ठंडा पानी का उपयोग होगा, कितनी देर का गर्म पानी का उपयोग होगा, ये हम उसमें बताते हैं। एक बहुत ही प्रचलित शब्द है सीड्स बाथ। लोगों में आजकल बवासीर, फीसर की बीमारी बहुत कॉमन है, तो इसमें ये आमतौर पे उपयोग किया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि साहब आप सीड्स बाथ ले लो। तो यह सीड्स बाथ क्या है ये लोग नहीं जानते, तो इसके लिए हम बताते हैं कि साहब ये सीड्स बाथ जो है पानी में दी द्वारा चिकित्सा है, जिसे हम यहाँ पर स्पाइनल बाथ बोलते हैं, रीढ़ स्नान बोलते हैं। तो वो उसमें बहुत ही कारगर होता है। वैसे ही आपके कमर में दर्द है, आपको कोई कमर संबंधी प्रॉब्लम है, दर्द है, बेचैनी है, पेट में गैस है, एसिडिटी है, तो हम उसमें कटी स्नान देते हैं। वैसे ही पूरे बदन में दर्द है, आपके काफ मसल जो बोला जाता है उसमें दर्द है, पूरे शरीर में न्यूरोटिक पेन जिसको हम बोलते हैं, नाड़ी स्नायु संबंधी दर्द, तो उसमें हम फुल बाथ देते हैं। और भी इस तरह के जो चिकित्सा है पानी से संबंधित हम वो देते हैं। इसके बाद आती है तीसरे तत्व के रूप में धूप चिकित्सा। आज आपने सभी जानते हैं कि लोग समुद्र किनारे सनबाथ लेते रहते हैं, जिसको हम धूप स्नान बोलते हैं हिंदी में। तो धूप स्नान लोग लेते हैं, लेकिन वो एक प्रचलित है धूप स्नान के रूप में, सनबाथ के रूप में, लेकिन लोग उसके महत्व को अब जानने लगे क्योंकि आजकल अब विटामिन D3 की कमी बहुत हो रही है लोगों में। तो अब उसका
बहुत बढ़िया जो इलाज है, बहुत अच्छी चिकित्सा है सनबाथ के रूप में। हम यहाँ पर उसके एक शेड्यूल टाइम पे पेशेंट की तकलीफ को देखते हुए, जैसे D3 की कमी है, शरीर में सूजन है, दर्द है, तो उसका ये बहुत ही अच्छा इलाज माना गया है। आज जो हमारे समाज में AC का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ते जा रही है कि आज लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की सहन शक्ति कम हो रही है, तो आज AC का उपयोग बहुत बढ़ गया है। लेकिन जो AC की जो संस्कृति की जो मान्यता है, AC का मतलब होता है वातानुकूलन, तो वह वातानुकूलन वह वातावरण को वातानुकूलित कर देता है, हमारे शरीर को वातानुकूलित नहीं करता। तो इसमें हमारा यह कहना है कि ये वातानुकूलन आप अपने शरीर के लिए क्यों नहीं करते? जब आप AC में रहते हैं तो आप ऐसी क्यों हो गए हैं? तो ऐसी का मतलब क्या हुआ कि आपका शरीर जो है AC में रहने के बावजूद वैसा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उससे आपके शरीर में सूजन आ गई। AC में लगातार रहने से आप लोगों ने देखा होगा कि शरीर में सूजन आ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, और भी इस तरह की बहुत सी समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। तो उसके लिए यह जो धूप स्नान है, यह इसमें बहुत ही कारगर होता है। इससे हम पसीना निकाल कर आपके शरीर का सूजन दूर करते हैं, आपका मोटापा उससे कम होता है, और इस तरह से उसके जो फ़ायदे हैं, विटामिन D3 की जो कमी है वह प्राकृतिक रूप से पूरी होती है। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके द्वारा शरीर को विटामिन D मिलने लगता है और धीरे धीरे विटामिन D बढ़ने लगता है। चौथा तत्व होता है वायु। लोगों ने कोरोना में वायु का महत्व नहीं जाना, उसको आज लोग सोचते थे कि यही वायु जो है ऑक्सीजन है। बाद में लोगों को समझ में आया कि भाई ये ऑक्सीजन लेने से हमारा कोरोना ठीक होगा। अब ये ऑक्सीजन हमारा लंग्स बनाता है, उसके लिए हम जो वायु चिकित्सा के रूप में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, प्राणायाम है, व्यायाम बताते हैं, तो उससे वायु के द्वारा शरीर की चिकित्सा होती है। पांचवा अंतिम तत्व है आकाश तत्व, शून्य तत्व। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अगर हमारे सामने कोई भौतिक वस्तु आ जाए तो हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो शून्य तत्व की बहुत आवश्यकता है। शून्य के बिना इस पृथ्वी की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से हम पांचों तत्वों में बैलेंस करके, पांचों तत्वों को समायोजित करके शरीर चिकित्सा करते हैं। यह इसका मुख्य आधार है। नेचुरोपैथी में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है? नेचुरोपैथी में सभी तरह की चिकित्सा, बीमारियों की चिकित्सा की जाती है। इसकी जैसे अगर हम वर्गीकरण करें तो एक होती है कि नई बीमारियां, जैसे सर्दी, कफ है, बुखार है, या ये नई बीमारियों में आता है। दूसरा आता है पुरानी बीमारियां हैं कि साहब आपको डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कि आपको थायराइड हो गया, इस तरह से ये पुरानी बीमारियों में आता है। फिर होता है कुछ ऐसी बीमारियां जिसको हम इनक्यूरेबल या अजीर्ण बीमारियां बोलते हैं कि साहब आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी मसल्स जो वीक हो जाती हैं। इस तरह से ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं कि जैसे स्किन सोरियासिस बोलते हैं कि साहब ये बहुत सी पैथियों में ऐसे कहा जाता है कि साहब अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तो ऐसी बीमारियां जो है ये अजीर्ण बीमारी इनक्यूरेबल के रूप में आती हैं। तो सभी तरह की नई बीमारियां, सभी तरह की पुरानी बीमारियां और सभी तरह की ऐसी बीमारियां जो पुराने से पुराने होकर इनक्यूरेबल या जीर्ण कहलाती हैं, उन सभी बीमारियों का इलाज संभव है। लेकिन बीमारी के वर्गीकरण के आधार पर उसमें थोड़ा समय लगता है। सर्दी कफ है तो जल्दी अच्छा हो जाएगा, वही बीमारी पुराना रूप ले ली, वो साइनोसाइटिस बन गया तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा। वही बीमारी राइनाइटिस हो गई तो और ज़्यादा समय लेगा, या मेनिंजाइटिस हो गया तो अजीर्ण हो गया। तो इस तरह से बीमारियों के वर्गीकरण के आधार पर उनका इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। जब हम दूसरी दवाइयों का सेवन करते हैं, क्या उसके साथ हम नेचुरोपैथी का भी उपचार जारी रख सकते हैं? उसका जवाब यह है कि जब व्यक्ति हमारे पास आता है तो हिंदी में हम जिसे रोगी कहते हैं, रोगी इसलिए हुआ कि उसको कोई बीमारी थी और उसने उसका निदान या चिकित्सा दवाइयों को लेकर शुरू किया। तो एक समय ऐसा आता है कि बॉडी जो है यूज्ड टू हो जाती है, हम जिसको हम एडिक्ट बोलते हैं कि भाई वह उस दवाई को खाने का आदी हो गया उसका शरीर। तो एकदम से अगर आप झटके में दवाइयाँ बंद कर देंगे तो बॉडी गेट्स की फिजिकल शॉक कि उसको एक शरीर को झटका लगता है। जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, अगर आप उसको एकदम से शराब बंद करा देंगे
तो वह उसके लिए नुकसानदेह होता है। तो उसमें हम लोग उसको बोलते हैं कि बीमारी को हमें दूर करना है तो धीरे धीरे हम अपनी चिकित्सा पद्धति के नियमों के हिसाब से उसका चिकित्सा प्रारंभ करते हैं, और जैसे जैसे हमारी चिकित्सा लागू होती है उसके शरीर में धीरे धीरे उसका फ़ायदा मिलने लगता है, तो अपने आप मरीज़ जो है फिर दवाइयों को कम करते जाता है। तब हम उसको सलाह देते हैं कि साहब अब आपको फ़ायदा हो रहा है तो धीरे धीरे आप जिस बीमारी के लिए जो दवाई खा रहे थे, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है हमारी चिकित्सा से, तो आप धीरे धीरे उस दवाई को छोड़ सकते हैं। सीधी सी बात है। एग्ज़ाम्पल के लिए कि शुगर है, अब आपका मान लीजिए मैंने शक्कर की बीमारी, डायबिटीज़ है, आप उसके लिए जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, अब हमने देखा कि भाई धीरे धीरे आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिक कम हो रहा है, तो आपको उतनी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है उसको शुगर को कम करने के लिए। तो धीरे धीरे एक समय एक दौर ऐसा आता है कि मरीज़ में एक आत्मविश्वास आ जाता है कि हाँ साहब मेरी जो डिपेंडेंसी है, जो मेरी जो निर्भरता थी दवाइयों पे, अब धीरे धीरे कम हो रही, क्योंकि मैं जब बिना दवा के ठीक हो सकता हूँ, हो रहा हूँ, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ये उसे एक आत्मविश्वास देता है। आज सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि लोग दवाइयाँ खाते हैं, लगातार खाते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब वो परेशान हो जाता है कि साहब मैं दवाइयाँ तो खा रहा हूँ मगर मुझे जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और डॉक्टर बोलते हैं आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है और दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति भटकता है कि कहाँ जाऊँ। वहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा पूर्ण रूप से कारगर है, पूर्ण रूप से उपयोगी है, और उसमें बहुत ही फ़ायदा होता है। अक्सर देखा जाता है कि आजकल बहुत कम उम्र में लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो जाती, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? उसका सबसे मुख्य कारण जो है, पहला तो मानसिक है। आज के इस दौर में मैंने उसका नामकरण किया है हरी वरी एंड करी, लेकिन उसको हम अगर ऐसा हिंदी में कहें तो हरी का मतलब होता है जल्दबाजी, वरी का मतलब होता है चिंताएं, मानसिक दुश्चिंताएं, और करी का मतलब होता है आपका भोजन। तो आज का दौर ऐसा आ गया है कि आज आदमी सिर्फ अपना काम बनाना चाह रहा है। जो माध्यम है, जिसको हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कृत में, हमारे वेद पुराण में कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो आज आप शरीर को साइड में करके, यानी शरीर को हटाकर, है ना, बिना शरीर माध्यम के, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो बिना शरीर माध्यम के आप जो काम कर रहे हैं और उसी शरीर को जो आपका काम का साधन बनता है, आप उसी को ही जो है इग्नोर कर रहे हैं, उसको मतलब शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज जो यह जो स्थिति बन रही है इसी वजह से बन रही है कि आज व्यक्ति काम करने जाता है, साहब खाने का टाइम हो गया साहब, तो खाना नहीं खाता है इंसान कि उसको भूख लगी है लेकिन खाना नहीं खा सक रहा है, क्या करता है, समोसा खा लेता है, चाय पी लेता है। तो यहाँ पर जो प्रकृति बोलती है, प्रकृति क्या बोलती है, नेचर्स कॉल, अंग्रेजी में, हिंदी में कहा जाता है प्रकृति की आवाज़। तो प्रकृति की आवाज़ क्या है, प्रकृति चाह रही कि आप भोजन करो, आपने क्या किया, आपने समोसा खा के चाय पी लिया। प्रकृति बोलती है अब आप काम करके बहुत थक गए हैं, आप आराम करें, आप आराम नहीं किए। प्रकृति बोलती है अब आप सो जाइए, आपको नींद लगी है, आप सोने की बजाय और 2 घंटे जाग जाते हैं। फिर बाद में आप जाके शिकायत करते हैं कि साहब मुझे नींद नहीं आती है। भाई आपने शरीर को महीने भर जगाया, रोज़ 10 बजे सोने की बजाय 12 बजे, तो आपको नामकरण हो गया साहब कि बोले आपको तो इंसोम्निया हो गया। अब क्या करेंगे साहब, आप किसी भी तरह की औषधि लेने का प्रयास करेंगे। प्रकृति यह कहती है कि भाई जब आपका शरीर नींद मांग रहा था, आपने नहीं दिया है, तो आप प्रकृति की ओर लौटे, रिटर्न टू नेचर, एंड प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि यह प्रकृति हमें स्वस्थ पैदा करती है, स्वस्थ हमें जीने की प्रेरणा देती है, और स्वस्थ रहते हुए मरने की भी प्रेरणा देती है। तो यह जो विचार है, यह जो प्रकृति हमें सिखाती है जीवन जीने की कला, आज हम जीवन की भागदौड़ में हम इससे वंचित हो रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि शरीर को ध्यान में रखते हुए ही आप जो भी कार्य करें, शरीर को माध्यम मानकर और उसी शरीर की पूरी देखभाल करते हुए आप जीवन जीने की कला को बनाए रख सकते हैं, जिसको हम जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। वह चीज़ इसमें काम में होती है। देखा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद से बहुत ही लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं, कम उम्र के लोग मर जा रहे हैं, मृत्यु हो जाती है लोगों की, समय भी नहीं मिल पाता कि वो इलाज कराए। इसका क्या मेन कारण हो सकता है? देखिए,
शरीर में जो भी व्याप्त विषमताएं हैं या शरीर में जो भी हम जिसको बोलते हैं विषमयता, टॉक्सिक मैटर, वह जो है हमारे शरीर में किसी भी कारण से आ सकता है। कोरोना तो एक माध्यम बन गया कि हमारे शरीर में लोगों को एक ऐसा हो गया है कि साहब वो कोरोना के बाद से ऐसा हुआ, या हमने जो भी सरकारी जो उसके लिए उपाय किए गए उसके बाद ऐसा हुआ, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता। सवाल यह है कि उसके बाद भी आपने अगर सबक नहीं लिया, आपने अपना जीवन आज क्या है, देखिए कोरोना के बाद आज लोग फिर से असावधान हो गए हैं। आज लोग अपना जीवन पद्धति को, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, उसमें कोई सुधार हम आज देखने में नहीं आता है। और उस दौरान जो बातें हुई, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया, हम भी बोलते रहे कि साहब अगर आपका उसमें खून में जो विषमयता आई, जो खराबी आई, तो उस खून की जांच होनी चाहिए थी। खून मोटा हो गया था। एक मोटरसाइकिल कार को भी आप जाकर समय पर सर्विसिंग कराते हैं, उसका ऑयल चेंज कराते हैं, इंजन ऑयल, उसकी विस्कोसिटी चेक करते हैं। वैसे ही आपका खून का जो है पतलापन, वह बहुत ज़रूरी होता है। तो लोगों ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया, खून के पतलेपन के लिए ध्यान नहीं दिया, बाकायदा उसके लिए जो खून की जांच होनी चाहिए वह नहीं किया। उसके लिए जो भी ज़रूरी औषधियाँ हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर खून पतला है करना है तो उसके लिए प्राकृतिक तरीके भी हैं। जितने भी लाल रंग की चीज़ें हैं उसका हम प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार ये बताते हैं कि जितनी भी लाल चीज़ें हैं उसमें प्राकृतिक नेचुरल इकोस्प्रिन होता है। जैसे आप लाल गाजर खाते हैं, लाल टमाटर खाते हैं, जो भी चीज़ें लाल हैं, है ना, तो वो उन चीज़ों का जब आप उपयोग करते हैं, लाल अनार खाते हैं आप, तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें आप लाल रंग की जो खाते हैं उसमें नेचुरल इकोस्प्रिन होता है, जो आपके खून को साफ़ करती हैं, पतला करती हैं। और उसके लिए एक्सरसाइज होना चाहिए। आज लोग एक्सरसाइज के रूप में सिर्फ जिम जाना पसंद करते हैं या कुछ नहीं करते। तो यह जिम जो है, कई बार देखा जाता है कि जिम जो है इंसान को जिम जाता है, क्योंकि उसके लिए जो अनावश्यक जो चीज़ें ली जाती हैं वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, बल्कि उसके लिए जो हम व्यायाम के रूप में और जो योग के रूप में हम जो बातें बताते हैं, समझाते हैं, उसको करने से हमारे बॉडी के अंदर में जो चयापचय की प्रक्रिया है, जिसको अंग्रेजी में हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो वह जो चयापचय की प्रक्रिया है वह सुचारू रूप से चलती है, कारगर होती है। और इससे हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो नेटवर्क है, या जो हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो ग्रंथियाँ होती हैं जो इसके लिए जवाबदार होती हैं किसी भी तरह की बीमारी के लिए, तो वह उसमें उसका जो नेटवर्क है, उसका जो संचारण है हमारे बॉडी के अंदर, वह सुचारू रूप से चलता है। इसके बारे में हम समझाते हैं लोगों को। अगर किसी को अपनी बीमारी का उपचार कराना है तो वो नेचुरोपैथी ही क्यों चुने? नेचुरोपैथी चुनने का जो सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि इट इज़ ए नेचर्सपैथी, माने प्रकृति के द्वारा चिकित्सा है। न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, नया विज्ञान कहा गया है। और लोगों का यह मानना है कि साहब इसमें समय लगता है। मैं बोलता हूँ साहब इसमें समय सबसे कम लगता है। जैसे आपको बुखार हुआ, कब्ज हुआ, गैस हुआ, एसिडिटी हुई, 24 से 72 घंटे में इसका उपचार संभव है। और लोग ऐसी इस तरह से पुरानी बीमारियां लेकर आते हैं कि साहब मुझे यह बीमारी है, कि शुगर है साहब 10 साल से, कि ब्लड प्रेशर है इतने साल से मुझे ये बीमारियां हैं। या सिंपल सी बात है, अगर हम जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी को भी ले लें, तो आज ऐसा हो गया है कि आज यह बीमारियां भी इतनी कॉमन हो गई है और लोगों को सालों साल चलते रहती हैं, जबकि इसका उपचार बहुत ही कम समय में संभव है। तो यह चीज़ जो प्राकृतिक चिकित्सा में संभव है, वह मैं नहीं समझता कि और किसी पद्धति में इसका जल्दी उपचार हो सकता है। और प्रकृति से हम जुड़े हैं, जैसे मैंने बताया, प्रकृति में ही हमें जाना है। तो उस प्रकृति की बात को हम मानकर अगर स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहें तो उसमें बुराई क्या है? उसके लिए भटकाव का प्रश्न ही नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, यही आ रही कि हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। हम न तो प्रकृति के हिसाब से भोजन करते, न प्रकृति के हिसाब से जीवन जीते, न हम शुद्ध रूप से हम वह विचार रखते। क्योंकि शुद्ध और सुखी शरीर के लिए माना गया है कि शरीर और मन की एकात्मकता सबसे ज़रूरी होता है। तो आज शरीर कुछ कहता है, मन कुछ कहता है। आपकी नौकरी है साहब, शरीर कहता है कि नहीं साहब
कुछ भी खा लो, भूख लगी है। मन कहता है नहीं साहब कुछ भी कैसे खा लोगे, खाने का टाइम है, खाना खाओ तुम। शरीर बोलता है नहीं, मन बोलता है नहीं समय नहीं है। तो क्या करता है इंसान, गलत खाना खा लेता है। तो यहाँ पर वही बातें आती हैं कि जब हम वातावरण के हिसाब से, प्रकृति का जो नियम है, अनुकूलता का नियम, हम जब अनुकूलता के नियम का पालन नहीं करते हैं और मन और शरीर को आपस में एकात्म नहीं करते हैं, जैसे एक परिवार में एक सौजन्यता, सामंजस्य होना चाहिए, वह सामंजस्य आज कहीं नहीं है। उसके चलते आज पारिवारिक तनाव है, शारीरिक तनाव है कि भाई पत्नी बोलती कि मैं 6 दिन खाना पकाते हुए थक गई तो आज तो हम बाहर खाना खाएंगे। बच्चा बोलता है साहब मैं 6 दिन स्कूल में पढ़ा तो आज मुझे बगीचा जाना है। पति देव बोलते हैं कि नहीं साहब मैं भी 6 दिन नौकरी करके थक गया हूँ तो मुझे भी मनोरंजन चाहिए, तो बोलता है मैं तो पिक्चर जाना चाहूँगा। अब तीनों अगर अपनी अपनी बात पे झगड़ा करें और गलत टाइम पर बोले, बच्चा बोले कि नहीं मैं सुबह पार्क जाऊँगा, पत्नी बोलेगी कि नहीं साहब मैं तो दोपहर में होटल में खाऊंगी, तो यह बात नहीं बनती। तब एक सामंजस्यता परिवार में स्थापित हो जाती है। कैसे स्थापित होती है कि साहब ठीक है हम बच्चों को बगीचा घुमा देंगे, उसके बाद हम जाएंगे, हम होटल में खाना खा लेंगे और उसके बाद जो है हम पिक्चर चले जाएंगे मनोरंजन करने और उसके बाद घर आकर सो जाएंगे। तो एक सामंजस्यता होती है। तो वैसे ही शरीर और मन की सामंजस्यता अगर नहीं है, आपके मन में संतुष्टि नहीं है, सबसे बड़ी आज के समय में जो आधुनिक समय में जो बात पैदा हो रही है वह है कि कोई भी आदमी आज संतुष्ट नहीं है। हर आदमी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला बनना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है और उस दौड़ में जो उसके पास है वो उससे असंतुष्ट रहता है और वही असंतुष्टि हमारे शरीर में मानसिक ग्रंथियाँ पैदा करती हैं। अंग्रेजी का उपयोग नहीं चाहते भी कई बार हो जाता है, जिसको हम मेंटल नाट्स बोलते हैं। और वही मेंटल नाट्स जो है दैट टर्न अप्स इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल नाट्स, मतलब जो मानसिक जो ग्रंथि होती है वही फिर शारीरिक ग्रंथि के रूप में शरीर में जन्म लेती है और वही शारीरिक ग्रंथियाँ हमारे शरीर में शारीरिक बीमारियों के रूप में सामने आती हैं और वही मानसिक ग्रंथियाँ हमारे शरीर में मानसिक बीमारियों का रूप लेके सामने आती हैं। और आज यही देखा जा रहा है कि आज जो समाज में बीमारियां व्याप्त है उसमें सबसे बड़ा कारण जो है मानसिक ग्रंथियों का है, मानसिक असंतुष्टि का है। तो 70% बीमारियां आज के समय में शारीरिक न होकर मानसिक हैं। 70% बीमारियां मानसिक से शारीरिक में आ रही हैं और 30% बीमारियां जो शारीरिक होकर मानसिक में जाती हैं। ये मेरा एक अवलोकन है। तो मैं तो इन्हीं बातों को सामने रखकर जो भी मेरे पास स्वास्थ्यार्थी आते हैं, मैं उनको रोगी नहीं कहूँगा। जो स्वास्थ्य केयर से आया हुआ व्यक्ति है वह रोगी नहीं है, वह स्वास्थ्यार्थी है। रोगी और स्वास्थ्यार्थी में अंतर है। तो जो स्वास्थ्य केयर से मेरे पास आया है मैं उनको स्वास्थ्य की परिभाषा बताता हूँ, मैं उनको रोग की परिभाषा नहीं बताता। एक बहुत बड़े डॉक्टर से पूछा गया साहब कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तो उस बड़े डॉक्टर ने कहा कि बोले देखिए मैं नहीं जानता कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। क्यों? बोले क्योंकि मेरे पास तो रोगी व्यक्ति आते हैं। मैं बोलता नहीं साहब मेरे पास रोगी व्यक्ति नहीं आते, मेरे पास स्वास्थ्यार्थी आते हैं और मैं उन्हें रोग के बारे में नहीं, मैं उन्हें स्वास्थ्य के बारे में बताता हूँ। तो ये हमारी चिकित्सा पद्धति का मुख्य आधार है और इसमें हम 4 तरीके से काम करते हैं। सबसे पहली होती है मानसिक चिकित्सा। मेरे पास सामने आए हुए व्यक्ति से मैं चर्चा करके उनके मन को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि वहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। जिस भाव में, जिस भावभंगिमा में, जिस तरह से वो बैठा होता है, जो हम जिसको कहते हैं आपका शरीर का जो आवाज़ है जो बताती है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि भोजन द्वारा चिकित्सा। आज लोग भोजन को चिकित्सा नहीं मानते, सिर्फ पेट भरने का साधन मानते हैं, जबकि वही भोजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहावत मशहूर है, आप सभी ने सुनी होगी, जैसा खाए वैसा रहे मन। मैंने उसमें एक शब्द और जोड़ा, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन और वैसा रहे तन। तो जो भोजन आप करते हैं वही आपके मन और शरीर को चलाता है। तो यह भोजन चिकित्सा होती है। तीसरी चीज़ होती है शारीरिक चिकित्सा, शरीर की चिकित्सा, कि जहाँ जो अव्यवस्था जो आपके शरीर में जिस बीमारी ने जो रूप ले लिया है कि साहब आपको शरीर में खुजली है, आपको पेट में दर्द है, गैस है, एसिडिटी है, आपको बीपी है, शुगर है, हृदय रोग है,
या कोई मानसिक बीमारी रूप ले रही है, जैसे आज बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ही व्याप्त हो गया है, फैशन हो गया है कि साहब मुझे बहुत टेंशन है। साहब किस बात का टेंशन है? एक गरीब आदमी बोले कि साहब मेरे पास खाने को नहीं है, अच्छे से रहने को नहीं है, तो बात समझ में आती है कि साहब आपको टेंशन हो सकती है। एक साधन संपन्न आदमी बोलता है, जिसके पास अच्छा बंगला है, गाड़ी, सब कुछ है, फिर भी वह बोलता है कि साहब मुझे टेंशन है, और बोलता है डिप्रेशन है। तो क्यों है डिप्रेशन? जो साधन आपको चाहिए भौतिक रूप से वो सब कुछ उपलब्ध है, उसके बावजूद आपको डिप्रेशन है, तो इसका कारण क्या है? और फिर आप उसके लिए दवाइयाँ लेके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें जो हैं हम उसमें क्लियर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। मैम, इन दिनों देखा जाता है कि महिलाओं में पीसीओडी की सबसे ज़्यादा शिकायतें पाई जा रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह है आज सही ढंग से खान पान, जिसमें इसमें कुंवारी लड़कियों से लेके शादीशुदा महिलाओं तक का इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। शुरू से ही लड़कियां आज बर्गर, पिज़्ज़ा, हाई हील की सैंडल, रहन सहन, सोना, उठना, देर देर तक जगना, बहुत अधिक तक कंप्यूटर, लैपटॉप में बैठना, ये सारी कारण हैं। निवारण के लिए हम यही बताते हैं नेचुरोपैथी में कि किस तरह से हमारे पास ज़्यादातर लड़कियां भी आ रही हैं और महिलाएं भी आ रही हैं। उसके लिए नेचुरोपैथी हिप बाथ देता है। पेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके लिए हम मिट्टी की पट्टी लगाते हैं। साथ ही एसिडिटी, गैस भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए एनिमा का इस्तेमाल भी किया जाता है। साथ ही सन बाथ, जिसमें शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाती है और फैटी लीवर का हो जाता है, उसके लिए हम इन सब चीज़ों को नेचुरोपैथी में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही भोजन संबंधी भी बताया जाता है कि किस तरह से आपका खान पान होना चाहिए। खान पान में हम बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करने के लिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हम अगर रॉ डाइट खाने बोले बहुत अधिक तक, तो लोग 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, उसके बाद फिर इतना ज़्यादा उनका ओवर ईटिंग हो जाता है जो और ज़्यादा फैट को बढ़ाता है। उसके लिए हम नॉर्मल डाइट ही बोलते हैं कि नॉर्मल समय पे हम सुबह की दिनचर्या से लेकर रात तक की दिनचर्या में खान पान का ही हम पूरा डाइट चार्ट उनको शेड्यूल बताते हैं। गर्भवती महिलाओं की बात करें तो नेचुरोपैथी में किस तरह से गर्भवती महिला का उपचार किया जाता है? गर्भवती महिला जब हमारे पास आती है तो हम सबसे पहले उसको यही बताते हैं कि अगर आपका मेंसेस रुका हुआ है तो हमें बताइए, और डॉक्टरी चेकअप के बाद जैसे वो आती हैं और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं कि उसमें जब शुरुआत के दिनों में होता है कि 3 महीने के बाद मोस्टली एसिडिटी का बनना, गैस का बनना इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको वोमिटिंग होना, सबसे ज़्यादा उल्टियाँ होना। तो हमारे पास जब ये केस आते हैं तो हम उनको ठंडा इलाज देते हैं, हिप बाथ ज़्यादातर देते हैं, पेट की गीली पट्टी लगाते हैं। गरम इलाज उनको नहीं दिया जाता, मोस्टली पूरा बच्चे पे और गर्भवती महिला को ध्यान में रखते हुए उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही खान पान का बहुत ज़्यादा उनको बताया जाता है कि किस तरह आपका खान पान होना चाहिए। मिर्च मसाले नहीं खिलाते, मिर्च मसाला खाने से मना करते हैं। साथ ही ठंडा बर्फ़ भी खाने के लिए बोलते हैं और छाछ, मठा का उपयोग ज़्यादा करने बोलते हैं। सादा से सादा खाना और फ्रेश और हेल्दी फूड खाने के लिए उनको बोला जाता है। देखा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में आजकल लड़कियों को कैंसर की बीमारी हो जाती है। यूट्रस कैंसर की अगर बात करें, हार्मोनल चेंजेस देखे जाते हैं, क्या इसका इलाज नेचुरोपैथी में किया जाता है? यदि शुरुआत में ही किसी का पता चल जाता है, कोई पेशेंट आके बताता है, तो बिल्कुल उसका इलाज किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा तो नेचुरोपैथी है ही है पंच महाभूत से। ज़्यादातर हम पेट का ही इस्तेमाल, मतलब पेट का ही इलाज ज़्यादा करते हैं, जैसे पेड़ों की पट्टी लगाना, गैस एसिडिटी के लिए एनिमा का इस्तेमाल करना, हिप बाथ का इस्तेमाल करना, स्टीम बाथ का इस्तेमाल करना, और साथ ही
उनका रहन सहन, खान पान, और आज स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया, आप 3 साल के बच्चों को भी बोलेंगे तो वो एक अच्छा नंबर लाने के लिए आप इसके लिए चाहे माँ बाप को भी बोला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है हम बच्चों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं कि तुमको किस तरह से क्लास में अच्छे नंबर लाने हैं, इस वजह से भी। और साथ में आज अच्छे पोजीशन पे आने के लिए भी बहुत सारे लड़के लड़कियां एक कंपटीशन के दौड़ पे दौड़ जाते हैं, जिससे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खान पान भी इसका बहुत बड़ा कारण है। बर्गर, पिज़्ज़ा और आज जंक फूड जितने ज़्यादा हो रहे, कोल्ड ड्रिंक्स जो आज बिल्कुल मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, और ये सब का इस्तेमाल इतनी ज़्यादा हो रही है। खाली पेट में रहना, खाली पेट रह के हम इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका कारण भी कैंसर का हो रहा है। और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। आज लड़कियों में बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने जाते हैं, हाई हील की सैंडल पहनी जाती है, जिसका हम बोलते हैं कि कम से कम इस्तेमाल ढीले वस्त्र होना चाहिए, फ्लैट चप्पलें होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिरी में मैं ये जानना चाहूँगी, नेचुरोपैथिक के साथ साथ हम अब किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? हमारा किचन बहुत बड़ा एक प्रयोगशाला है। हमारे किचन में ही ऐसी ऐसी मेडिसिन है जिसको अगर हम सुबह से ही इस्तेमाल करें, सुबह से सबसे पहले अगर हम खाली पेट बासी मुंह पानी पीना सबसे असरकारक चीज़ है। अगर हम डेली 3 से 5 गिलास तक पानी पीते हैं, वो एक आपका मेडिसिन का काम करता है। दूसरा, सबसे पहले हम जो खाली पेट चाय पीते हैं वो ना पी के अगर हम लेमन टी पी लें, दालचीनी की चाय पी लें या नींबू पानी पी लें, उसके बाद हम अंकुरित अन्न खा लें, मेथी खा लें। आज ड्राई फ्रूट खाने का लोगों के पास समय नहीं रहता, ड्राई फ्रूट खा लें, अंजीर है, मुनक्का है, किशमिश है, इन सब चीज़ों को हम सुबह सेवन करके फिर हम अपने नाश्ते पे आए। हम नाश्ते में भी हेल्दी फूड में हम सूजी वाला आइटम ज़्यादा बोलते हैं कि जितना हो सके सूजी है, उपमा है और स्प्राउट्स है, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर भोजन है, सलाद को हम खाने के साथ ना खा के हम उसको 10 से 15 मिनट पहले हम सलाद खाएं, उसके बाद हमारा भोजन होना चाहिए। भोजन भी हमारा उसमें हम दही से लेके दही हो, रोटी हो, सब्जियां हो और एक ग्रीन चटनी हो, इन सब चीज़ों का हम अगर अपने थाली में हम देखें तो एक औषधि से कम नहीं होता है। फिर उसके बाद हम दोपहर को अगर हम चाहें तो उस समय भी चाय का इस्तेमाल बाद में करके हम उस समय भी अगर नारियल पानी का इस्तेमाल करें, या फिर हम एक वे वाटर होता है छेना पानी, जो इतना फ़ायदेमंद चीज़ है जिसको हम पनीर बनाते हैं और उस पानी को हम फेंक के पनीर का इस्तेमाल करते हैं। अगर उस पानी को भी हम लें तो वो भी हमारे जिस तरह से हम ग्लूकोज वाटर चलाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के ये छेना पानी होता है। और वैसे ही फिर शाम को बॉयल सेब, उबला सेब और उसके बाद भोजन, अगर हम दिन भर में इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारी दिनचर्या उतनी ख़राब नहीं होगी जो आजकल के लोगों में जो हो रही है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें, या सबसे बड़ी बात तो घर की गृहिणी एक माँ अगर इन सब चीज़ों को करती है और वो चीज़ें खुद फॉलो करती है, खुद फॉलो करके अपने बच्चों को वो करवाती है, तो उसका असर हम देखे हैं, लोगों पे दिखाया कि बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पन्नेश गुरु गोस्वामी, जो बीते 60 साल से इनका परिवार नेचुरोपैथी में लोगों को सेवाएं दे रहा है। और इनसे हमने आज जाना कि किस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से हमें अपनी सेहत को एकदम हेल्दी रखना है। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं प्रियांशा लाजस अब आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।